हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम लोग आईबीपीएस पीओ प्री के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम एसबीआई पीओ प्री और आईबीपीएस पीओ प्री में आए हुए क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। उससे हमें फेयर आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। बैंक्स के एग्जाम्स में आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये कोई सेट पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर्स के थीम को चेंज करते रहते हैं। बेसिक्स वही रहते हैं, वही कॉमन एरर है, वही कॉन्सेप्ट्स हैं, वही रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वही वोकैबुलरी के कॉन्सेप्ट्स हैं। बस फ़र्क किस में है? इनके क्वेश्चन पूछने के स्टाइल में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पुराने पेपर्स का आइडिया होने के बाद हम कुछ नए मॉक टेस्ट पेपर्स भी हम ले सकते हैं। अगर ये सोल्यूशन आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ, उनका कुछ फ़ायदा हो सके और चैनल भी ग्रो करे ताकि मैं स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ सकूं। दूसरा, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे जो लिंक है वहाँ से ऐप डाउनलोड करके टेस्ट पेपर दें और वहीं पे सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हैं। ये हमारा आज का ग्लोबल ज्ञान है जो पहले शुरू में दिया गया है। क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन के पहले टाइप के जो क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन हैं वो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। तो ये आपके क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शन हैं। पहला कह रहा है बिलो इन ईच क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ सम सेंटेंसेज आर गिवन, कुछ सेंटेंसेज हैं उसमें। फाइंड द सेंटेंस विच इज नॉट रियली कंट्रीब्यूटिंग टू द मेन थीम। आप ऐसा सेंटेंस पकड़िए जो मेन थीम में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है और फाइंड द ओड सेंटेंस आउट, उस ओड सेंटेंस को बाहर निकाल दीजिए। रीअरेंज द रिमेनिंग सेंटेंसेस, रिमेनिंग सेंटेंसेस को रीअरेंज करिए टू मेक अ कोहेरेंट पैराग्राफ। एक ऐसा पैराग्राफ जिसका कोई अर्थ हो उसको आप अरेंज करिए। इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, अगर गिवन सेंटेंस करेक्ट है एज इट इज, देन चूज ऑप्शन ई, तो ऑप्शन ई को चूज कर लीजिए अगर पूरा सेंटेंस करेक्ट है। इफ द सेंटेंस इज नॉट the one which is not given, then choose option D। अगर सीक्वेंस ऐसे निकल के आ रही है जो ऑप्शन में नहीं है उसको ऑप्शन डी चूज कर लीजिए एज ए चॉइस, आपके चॉइस के रूप में। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपके दो तीन तरह की चीज़ों को ये लोग टेस्ट करते हैं। थीम डिटेक्टिंग एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी। तीन चीज़ पे आप ध्यान रखिए। लॉजिकल थिंकिंग चेक करते हैं आपकी ऑड मैन आउट से। पहला स्टेटमेंट है एज एलटीटीई डिस्प्लेस्ड अदर तमिल मिलिशियाज एंड बिकेम डोमिनेंट। जैसे चूंकि जो तमिल मिलिशिया है उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया एलटीटी ने एंड डोमिनेंट हो गया एलटीटी। टू इट्स एम्बिशन ऑफ सेपरेट स्टेट, अपने सेपरेट स्टेट की एम्बिशन को लेके कुछ बात कर रहा है। द अब्यूज परपिट्रेटेड बाय वॉरिंग एक्टर्स, आपस में जो वॉरिंग एक्टर्स है उसके कुछ अब्यूज की बात हो रही है। दे बोल्डली चैलेंज्ड इट्स पॉलिटिकल चॉइसेस, जिन्होंने इनकी जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं उनको बोल्डली चैलेंज किया, ऑप्शन डी। अब ये दे किसके लिए आया है? मिलिशियाज के लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप उस चीज को ध्यान रखते हैं जो प्रोनाउन आए हैं। किसी भी स्टेटमेंट में आए हुए प्रोनाउन को अगर आप नोटिस करेंगे तो हमेशा आप उसको आसानी से पकड़ जाएंगे। विच दे फेल्ड सबऑर्डिनेटेड द वेल बीइंग ऑफ तमिल पीपल, और उनके बारे में उनको लगा कि इन्होंने तमिल पीपल के जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, वेल बीइंग है, उसको सबऑर्डिनेट किया है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। तो ऐसे आपके पास चार स्टेटमेंट है। जो तीन स्टेटमेंट हैं, चार स्टेटमेंट, पांच स्टेटमेंट हैं, उनमें जो स्टेटमेंट सी है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब्यूज की बात कर रहा है, वॉरिंग एक्टर्स की। तो यहाँ पे वॉरिंग एक्टर्स की कोई बात नहीं हो रही। हालांकि एक्टर्स हैं, अलग अलग पार्टीज को भी एक्टर्स कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अब्यूजेस की बात नहीं हो रही। यहाँ पे एलटीटी, मिलिशिया, पॉलिटिकल एम्बिशन, तमिल लोग, यानी कि इनके राजनीतिक मसले की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं हो रही। इसलिए ऑप्शन सी हैज टू बी चक्ड आउट, वो थीम से बिल्कुल हटके हैं। फिर स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं तो हमारे पास बचते हैं ए बी सी डी। अब जो भी हम देखते हैं ध्यान से, तो जो नाउन प्रोनाउन टेक्निक है हमारे, जो क्लास में भी सीखते हैं या आप बाहर से भी कहीं पढ़ते हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दे बोल्डली चैलेंज्ड इट्स पॉलिटिकल चॉइसेस। तो दे किसके लिए आया है यहाँ पे?
इट्स आया है और दे आया, दो यहाँ पे प्रोनाउन आए हैं। तो इट आया है एलटीटी के लिए, दे आया है मिलिशिया के लिए। तो ऑप्शन ए के तुरंत बाद आपका आएगा ऑप्शन डी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ऑप्शन ए के तुरंत बाद जो ऑप्शन डी है वो ए के ऑप्शन में है हमारे पास ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द क्लोजेस्ट। फिर रिमेनिंग को हम फिट करके देखेंगे, अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं हम ऑप्शन डी भी चूज कर सकते हैं। फिर बचते हैं आपके ई और बी। ई और बी को चेक करते समय ध्यान में रखना है कि बैंक पीयू के एग्जाम में मैंने कई बार नोटिस किया है कि जरूरी नहीं है रीअरेंजमेंट जो हो उसमें से और भी सेंटेंस ना हटाए गए हों। कई बार जो वर्थलेस चीजें छोटी मोटी जो कनेक्टर्स हैं वो उनको भी वो रिमूव कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। फिर आता है आपका ई एंड बी। ई का स्टेटमेंट कह रहा है विच दे फेल्ट सबऑर्डिनेटेड द वेल बीइंग ऑफ तमिल पीपल। अब विच दे फेल्ट, अब उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं, अब डी आया है, अब चॉइसेस के लिए आया है विच। ऐसी चॉइसेस जो उनको लगा कि उन्होंने तमिल लोगों के वेलबींग को जो है वो किया है, अनदेखा किया है, सबऑर्डिनेट किया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि विच का जो एंटीसीडेंट है वो चॉइसेस हैं, तो डी के तुरंत बाद ई भी फिट हो रहा है। इसका मतलब यहां तक सीक्वेंस ओके है। देन बी आपका आता है टू इट्स एम्बिशन ऑफ सेपरेट स्टेट। जो अब इसकी जो एम्बिशन है सेपरेट स्टेट की उसको लेके और वेलबींग को सपोर्ट उसको सबऑर्डिनेट किया है, तो उसके तुरंत बाद हम बी को लेते हैं। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल कोहेरेंट है, बिल्कुल सीक्वेंस में है। नाउन प्रोनाउन टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अंत में प्रीपोजिशन जो है टू इट्स एम्बिशन ऑफ सेपरेट स्टेट, वो किससे कनेक्ट कर रहा है, वेलबींग ऑफ तमिल पीपल टू इट्स, तमिल लोगों की क्या है एम्बिशन, वो है सेपरेट स्टेट की, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो बेसिकली उससे अटैच हो रहा है, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर आते हैं हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग देयर रीजनल एक्सपर्टीज। कोई लोग हैं जिनसे माना जा रहा है कि वो अपने रीजनल एक्सपर्टीज लेके आएंगे। फिर दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। तो देखिए एक तो चीज ध्यान में रखिएगा, बिगिनिंग अगर प्रेडिकेट से हो रही है तो वो कभी भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। तो ये दो सेंटेंस पे मुझे डाउट है कि ये ओपनिंग सेंटेंस होंगे। क्लियर दिख रहा है साफ साफ, आर इन एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं, उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं या उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ रिक्वेस्ट मेड बाय केरला चीफ मिनिस्टर, कोई सक्सेसफुल नतीजा रहा है केरला के कोई चीफ मिनिस्टर हैं उनके कॉल का आउटकम का, हैज बीन वाइडली अपलोडेड, जिसको वाइडली अपलोड किया गया है। ऑल्दो ट्रेडिशनलिस्ट में आर्ग्यू दैट फॉरेन अफेयर्स, यहाँ पे आके स्टेटमेंट एंड हो जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट की और उसके साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डोमेन की बात हो रही है। तो यानी कि रीजनल की एक्सपर्टीज की बात नहीं हो रही, ये कहीं ना कहीं स्टेट सेंटर के संबंधों की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो रीजन की बात कर रहा है, जबकि बाकी जो पूरी की पूरी थीम है कहीं ना कहीं इशारा कर रही है अपने जो है पूरे कंट्री की या फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए ऑप्शन ए को हम बाहर रखेंगे। अब ऑप्शन जो बी है वो किसी का सब्सिक्वेंट ऑप्शन होगा, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। तो ऑल्दो से चूंकि सेंटेंस बिगिन हो सकता है, तो ऑल्दो द ट्रेडिशनलिस्ट में आर्ग्यू दैट फॉरेन अफेयर्स आर द एक्सक्लूसिव डोमेन, हमें ये हाँ एक चीज आपके देखिए जरूर हेल्प कर सकती है, आपको एविड रीडर होना पड़ता है। बहुत अच्छे अगर आप रीडर हैं तो आपकी जो है रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आपको पता होता है कि थीम में एक्चुअली किसकी बात हो रही है। तो अगर प्रीवियस नॉलेज है कुछ चीज़ों के बारे में जो देश में विदेश में घटित हो रहा है, वो जरूर डेफिनेटली मदद करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अच्छी रीडिंग हैबिट है, तो अच्छी रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट करने के लिए चीज़ों को पढ़ते रहें। और अगर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना होता है तो उसके लिए ट्रेनिंग क्लासरूम ट्रेनिंग अवेलेबल होती है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑल्दो द ट्रेडिशनलिस्ट में आर्ग्यू दैट फॉरेन अफेयर्स आर द एक्सक्लूसिव डोमेन, तो ई के तुरंत बाद बी आएगा। तो ई के तुरंत बाद बी आ रहा है, ये ऐसा ऑप्शन कौन से में हमें चूज करना है।
तो हम ये देखते हैं कि ई के बाद बी आ रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन बी और सी वैसे रूल आउट हो गए। डी और ई को हमें रखना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन चूंकि ई भी रोल आउट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बिगिनिंग ए से हो रही, ई से हो रही है, इसलिए ऑप्शन ई भी रूल आउट हो गया। तो अपने पास ऑप्शन 2 बचते हैं, ए और डी, उनको ध्यान से देखते हैं। ए और डी क्या कहता है, ई के बाद बी आ गया, आपका बिगिनिंग ई से ही होगी, तो ऑप्शन ए को ही हमें अब चेक करना है। अगर सी और डी आपस में मैच होते हैं तो ऑप्शन ए, अदरवाइज ऑप्शन डी। हमारे पास 2 ही चॉइसेस बची हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर अगला सी का जो पार्ट है वो कह रहा है द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ a request made by the Kerala Chief Minister has been widely uploaded। किस चीज़ को अपलोड किया है, किस चीज़ की प्रशंसा की गई है, रिक्वेस्ट मेड बाय। तो आपका जो ऑप्शन सी और डी वो भी मैच कर रहा है। इसलिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट का सिद्धांत जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं कि कैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट को मैच करके भी आप 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन जो आपका ए है दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। ये हमें ध्यान में रखना है। अगला है आपका पार्ट सी। तो पार्ट सी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ध्यान से ये देखना है, इट इज दिस क्रूशियल ह्यूमन हेल्थ एंगल दैट हैज स्पॉन्ड अ मशरूमिंग बॉडी ऑफ साइंस सेंटर्ड अराउंड, ऐसा कुछ आएगा। साइंस जो किसी चीज के आसपास सेंटर्ड है। तो पहला है कि ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ के बारे में। तो ऐसी बॉडी है ऑफ साइंस की जो बहुत फली फूली है। ऑन अंडरस्टैंडिंग द लिंकेज बिटवीन स्लीप एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अगेन ये भी हेल्थ से संबंधित है। एंड द पोटेंशियली डेलिटेरियस इफेक्ट ऑफ स्लीप डिप्रीवेशन के पोटेंशियल इफेक्ट्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है, स्लीप डिप्रीवेशन के जो बुरे इफेक्ट है उनकी भी बात हो रही है। दैट कंप्लीटेड द जिग्सो पजल, उसने जिग्सो पजल को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे जिग्सो पजल वाला स्टेटमेंट और डी दोनों थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक लगते हैं, लेकिन हमें देखना है कि दैट किसके लिए आया है। इट इज क्रूशियल ह्यूमन हेल्थ एंगल दैट हेल्प कंप्लीट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दैट किसके लिए आया है, वो हमें दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई का जो है इस दैट का रिलेटिव प्रोनाउन हमें देखना है। ह्यूमन हेल्थ एंगल जिसने जिग्सो पजल को कंप्लीट किया, तो दैट जुड़ा हुआ है एंगल से, तो ए के तुरंत बाद आएगा आपका ई। तो ए की हमारे पास ऑप्शन निकल के आ रहा है। ए के बाद ई कौन से में है, ए के बाद ई ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो हम ए और बी को रूल आउट कर देंगे। अब चूंकि एक जुड़ रहा है आपस में, तो हमारे पास फिर 3 ऑप्शन बचते हैं। अब बिगिनिंग कहां से होगी ये भी हमें देखना है। फिर हमारे पास ऑप्शन बचता बी और सी। दैट हैज स्पॉन्ड jigsaw puzzle that had spawned a mushrooming body of science centered on the understanding of linkage of between। अब centered on जो preposition है वो centered से add हो रहा है, centered around होता है, centered on होता है, 2 ही prepositions आपके पास ऑप्शन बचते हैं। तो B से C कनेक्ट हो रहा है थ्रू preposition, इसलिए हम ऑप्शन C को चुनेंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारी रीडिंग की टेक्निक 2 में हम सीखते हैं कि सेंटेंस कहाँ से ब्रेक होता है, तो वहाँ आपको बड़ी मदद मिल सकती है इससे। तो डी और ई जो है वो आपका ऑप्शन के तहत हम आउट कर देंगे, ऑप्शन सी हमारे पास बचता है। फोर्थ है हैज टू गिव वे टू, प्रेडिकेट से बिगिन हो रहा है, यहां से तो बिगिन होगा ही नहीं, ए से। तो जो ए से कोई भी ऑप्शन अगर बिगिन हो रहा हो तो उसको पहले रूल आउट कर देना, खत्म हुई बात। बस अब चेक ये करना है कि अब ये इसका पार्ट है कि नहीं है। एवर्ट एक्सीडेंट्स एक पार्ट है। एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सेफ्टी दैट प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन्स ऑन कंजेस्टेड नेटवर्क, सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशंस। तो देखिए सेफ्टी की बात हो रही है, कंजेस्टेड नेटवर्क में ट्रेन्स की बात हो रही है, मेंटेनेंस है कॉस्ट की, सेफ्टी की, यहाँ तक सब कुछ थीम में चल रहा है। सी डी ई तीनों थीम से संबंधित हैं। अब मेरे को डाउट होता है ए और बी पे। हैज टू गिव वे टू, किसी चीज को रास्ता देना है। एवर्ट एक्सीडेंट, तो हालांकि सेफ्टी का ध्यान एक्सीडेंट्स को एवर्ट करने के लिए हमें ध्यान में रखा जाना चाहता है। ये जो सेंटेंस है बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो पहले इस सेंटेंस का एक ही इलाज है कि पहले इसको कनेक्ट कर लो, कई बार थीम पकड़ में नहीं आएगी। क्योंकि सेफ्टी एक्सीडेंट
सब आपस में मिलते जुलते हैं। तो पहले हम सेंटेंस को यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि कनेक्ट कौन सा हो रहा है। तो पढ़ते ही अगर आपको ऑड मैन दिख जाता तो निकाल दो, अदरवाइज पहले कनेक्ट करके देखो। हैज गिव वे टू, अब किसी चीज ने वे दिया है किसी चीज को, तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। अब ऑप्शन ए है वो किसी को फॉलो करेगा। क्या चीज है जिसने वे दिया है? एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, एट भी बिगिनिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी बिगिनिंग नहीं हो सकता। ये एक मामला यहां पे हमें देखना है। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग, तो यहां से बिगिन हो रहा है स्टेटमेंट डी से। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन्स ऑन कंजेस्टेड नेटवर्क, ऑप्शन डी इज द बिगिनिंग। तो डी किस में है? दो में है, सी में और बी में, सी में और ए में। तो बी को हम रूल आउट कर देते हैं, बी गया। अब चूंकि बी से डी से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी आउट हो गया। तो दो ऑप्शन हमारे पास आउट हो गए। अब हमें देखना है कि कौन सा किसको फॉलो कर रहा है। डी के बाद सी आएगा या कौन सा? तो डी के दोनों ऑप्शन में सी दे रखा है आपको, तो यहां पे एक सामने दिख रहा है आपको, डी के तुरंत बाद सी है। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन्स ऑन द कंजेस्टेड नेटवर्क एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, ओके, ऑप्शन सी हैज टू गिव वे। अगेन ऑप्शन ए आ रहा है, एंड देन गिव वे टू समथिंग, गिव वे टू सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशंस। तो ऑप्शन जो आपका ऑप्शन ए है, किसी चीज को वे देना है, किसको? सेफ्टी कॉन्शियसनेस को ऑपरेशंस में। तो ए के बाद ई आएगा, ए के बाद ई आ रहा है, तो ए के बाद ई ऑप्शन ए में आ रहा है। सी और डी अपने आप रूल आउट हो गए। थोड़ा टिपिकल सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। अब एवर्ट एक्सीडेंट, अपने आप ऑडमैन आउट, बाहर निकल के चला गया। ये ट्रिकी है, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकता है। अगर एक्सट्रीमली कंफ्यूज करता है तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि इसको आप स्किप करके आगे बढ़ें। अगला है आपका फिफ्थ, इट इज इंक्रीजिंगली मैनिफेस्टेड इन देयर कन्वर्जिंग इंटरेस्ट्स। आपस में जहां हित मेल खा रहे हैं, ये चीज है कोई जो उनके जो एक्शंस है उनमें दिखाई दे रही है। इट इज इंक्रीजिंगली मैनिफेस्टेड इन देयर कन्वर्जिंग इंटरेस्ट, कोई चीज है जो उनके आपस में मिले हुए हितों में दिखाई दे रही है। टू इन्वेस्ट इन ग्रेटर कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और फिर ग्रेटर सिक्योरिटी कोऑपरेशन में इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। टू एंश्योर यूरोपियन कनेक्टिविटी प्लान, ओके, कनेक्टिविटी, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, कुछ समझ में आ रही है बात। दैट आर ट्रूली मल्टीलेटरल, वो सब की सब चीजें क्या है? मल्टीलेटरल हैं। एंड ऑल्सो फाइनेंशियली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी हैं, जो हित हैं वो सस्टेनेबल भी हैं। तो ऑप्शन बी हैज टू गो आउट, क्लियर दिख रहा है। टू इन्वेस्ट इन ग्रेटर कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, तो वहाँ पे वो हित दिखाई दे रहे हैं उनके, चूंकि फिनेंशियल और एनवायरमेंटल हितों की बात हो रही है, कनेक्टिविटी प्लान की बात हो रही है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन थोड़ा सा यहाँ से थीम से हटके है, तो ऑप्शन बी इज आउट। अब हमें देखना है कि ऑप्शन कौन कौन से आपके मैच हो रहे हैं। तो इट इज इंक्रीजिंगली मैनिफेस्टेड इन देयर कन्वर्जिंग इंटरेस्ट, कन्वर्जिंग इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कैसे? टू इंश्योर यूरेशियन कनेक्टिविटी प्लान्स दैट आर ट्रूली मल्टीलेटरल। अब प्लान दैट आर ट्रूली मल्टीलेटरल, तो जब हम ऑप्शन डी को देखते हैं तो प्लान्स जो कि ट्रूली मल्टीलेटरल है, आर भी इसके एंटीसीडेंट से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे सी के बाद आएगा डी। अब सी के बाद डी जो है वो ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, और ए से बिगिन भी हो रहा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट से सेंटेंस, तो आपके बी, सी, डी एंड ई ऑप्शन आर रूल आउट। क्वाइट इजी, बहुत सीधा सीधा, थीम पहले पता लग गई, ओड मैन आउट पहले निकल गया। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ ऑप्शन इज, आपके फिफ्थ में ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला आता है ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, टू कीप देयर इनर लाइफ, कोई इंफिनिटिव नहीं, कीप देयर इनर लाइफ, सीधा सीधा सेंटेंस बिगिन हो रहा है। तो यहां पे हमें देखना है कि टाइटली अंडर कंट्रोल, किसी चीज को टाइटली अंडर कंट्रोल रखने की बात हो रही है। दोनों स्टेटमेंट में कुछ कनेक्शन का कुछ भी हिसाब किताब नहीं देख रहा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेल्डम सर्व एज प्रिसाइज मिरर
of historical change because pedagogic and administrative rituals that have nicely preserved an empty shell of a special inherent identity. Okay, here we go. Educational institutions प्रिजर्व्ड हैं, कोई चीज प्रिजर्व्ड हैं तो उसमें इनर लाइफ की बात हो सकती है, उनको टाइटली अंडर कंट्रोल भी रखा जा सकता है। इस ऑप्शन में आपको रूल आउट करने की जो गुंजाइश है बहुत टाइट है, गुंजाइश बहुत टाइट है। दैट हैव नाइसली प्रिजर्व्ड एज एन एम्प्टी शेल ऑफ स्पेशल इनहेरिटेड आइडेंटिटी। ऑप्शन ए कुछ, ऑप्शन ई कुछ अलग जा रहा है। तो हम देखते हैं, देखिए ऑप्शन क्या जो है मैच हो रहे हैं, पहले ऑप्शन मैच करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो एक तो बहुत आपके सामने जो चुनौती है इसमें वो ये देखने की बिगिनिंग कहाँ से होगी। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना चाहिए किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी से बिगिन होगा। ऑप्शन सी से तीनों बिगिन हो रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन सी से तीनों बिगिन हो रहे हैं, तो ऑप्शन ई तो रूल आउट हो गया। ऑप्शन ई तभी आता है जब एक सीक्वेंस में सब आ रहे हैं। सी है ऑप्शन बिगिनिंग में तो खत्म बात, यहां पे ऑप्शन ई रूल आउट हो गया। अब ये देखना है कि कौन से किससे कनेक्ट हो रहा है। सी के बाद फिर दो में डी है, एक में ई है, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेल्डम सर्व एज प्रिसाइज मिरर ऑफ हिस्टोरिकल चेंजेस बिकॉज, हाँ मिरर ऑफ समथिंग होता है भाई, मिरर ऑफ समथिंग होता है, तो यहां पे सी के तुरंत बाद डी आएगा, ऑप्शन ए भी रूल आउट हो गया। अब आपको देखना है ई बी कनेक्ट हो रहा है या ए बी कनेक्ट हो रहा है बी के साथ। कीप द इनर लाइफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सर्व सेल्डम सर्व, ए के बाद बी और ई के बाद बी, तो इनमें से एक बाहर जाएगा या ई बाहर जाएगा, तीन में से एक बाहर जाएगा। फिर हम रीड आउट करते हैं, educational institutions seldom serve as precise mirrors of historical change because pedagogic and administrative rituals keep their inner life, तो ए आएगा इसके तुरंत बाद, tightly under control, keep inner life tightly under control, तो this is the statement which is matching। तो आपका ऑप्शन जो है ई रूल आउट होगा, ऑप्शन सी इज इन, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। तो इसमें रूल आउट होने के लिए आपके पास ऑप्शन ई बचता है। क्वाइट डिफिकल्ट, डिफिकल्टी लेवल में बहुत हाई है ये पेपर, अगर मैं देखूं इसको तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होके इसको अटेम्प्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लेबर मार्केट, यहाँ पे लेबर मार्केट की बात हो रही है। वी कैन एक्सपेक्ट टू सी कंटिन्यूड स्पिल ओवर्स, बहुत पढ़ते ही जो है वो हमें देख रहा है कि ऑप्शन जो है बी से कंटिन्यू शुरू हो रहा है, स्पिल ओवर इनटू अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमी, तो बी के बाद सी आ रहा है। कंबाइंड विद ब्रॉडर अनरेवलिंग क्रेडिट मार्केट्स, ओके स्पिल ओवर है, किसके साथ कंबाइंड है, ब्रॉडर अनरेवलिंग मार्केट, तो ये भी इसके कंटिन्यूएशन में आ रहा है। पार्लियामेंट शुड एक्ट क्विकली टू कीप इकोनॉमी फ्रॉम स्टॉलिंग, पार्लियामेंट को क्विकली एक्ट करना चाहिए। ओके तो यहां पे आपके ऑप्शन ई आ रहा है, तो बी सी डी ई एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, बी सी डी ई एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, एज इट इज आ जाएगा, ऑडमैन ए आउट निकल जाएगा। तो दिस इज वेरी क्लियर, एविडेंट क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें पढ़ने में जोर नहीं आया, सीधा है। वी एक्सपेक्ट टू सी कंटिन्यूड स्पिल ओवर्स इनटू अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमी कंबाइंड विद द ब्रॉडर अनरेवलिंग ऑफ क्रेडिट मार्केट्स, पार्लियामेंट शुड एक्ट क्विकली टू कीप द इकोनॉमी फ्रॉम स्टॉलिंग, पार्लियामेंट को जो है इकोनॉमी को स्टॉलिंग होने से रोकना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लेबर मार्केट कनेक्ट नहीं हो रहा, अगर कनेक्ट होता तो फिर ई रूल आउट होता, तो फिर हमें ऑप्शन ए की तरफ जाना पड़ता, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो एंड में आता, क्रेडिट मार्केट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लेबर मार्केट, वो फिर होता वी एक्सपेक्ट कंटिन्यूड स्पिल ओवर इनटू other areas of economy, most importantly the labor market combined with the broader unraveling of credit markets, then वो फिर ऑफ हो जाता सिस्टम, वहां पे ए फिट नहीं हो रहा कहीं पे भी, इसलिए ए इज ऑड मैन आउट। एंड एक्ट जुडिशियसली, पढ़ते ही पता लग रहा है ए इज नॉट द ओपनिंग सेंटेंस, ये या तो ऑड मैन आउट होगा
या ये बिगिनिंग तो नहीं होगा। अब चूंकि ये बिगिनिंग नहीं होगा तो थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, नो करेक्शन को हम सीधा रूल आउट नहीं करते। द स्टार्टअप इकोसिस्टम कैन नॉट प्रोग्रेस इन अ डिस्टर्ब्ड बिजनेस साइकिल। द इकोनॉमी अपीयर्स टू बी इन शेम्बल्स। लीडर्स इन गवर्नमेंट आर फेलिंग टू रिकॉग्नाइज द पेसिमिज्म एंड डिस्पाइट ग्लूमी फोरकास्ट। अब देखिए तीनों शेम्बल्स में है, पेसिमिज्म है, ग्लूमी फोरकास्ट है, सी डी ई दोनों तीनों एक सीक्वेंस में। स्टार्टअप इकोसिस्टम कैन नॉट प्रोग्रेस इन डिस्टर्ब बिजनेस साइकिल्स। स्टार्टअप की बात नहीं हो रही कहीं पे भी, सो बी इज आउट। एंड एक्ट जुडिशियली टू ब्रिंग इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक, तो इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने की बात हो रही है। तो बी सी में इकोनॉमी शेम्बल्स में है, शेम्बल्स का मतलब ही होता है बुरी स्थिति में। पेसिमिज्म नकारात्मकता है, फ्यूचर फोरकास्ट हैं वो ग्लूमी हैं। तो तीनों सीक्वेंस में नेगेटिव 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 बातें हो रही हैं एंड इसको बैक ऑन ट्रैक लेकर आना है, ये भी इसी से संबंधित है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बाकी कहीं कोई हिंट नहीं है डिस्टर्ब बिजनेस साइकिल में, ना ही कोई बिजनेस साइकिल की बात हो रही है, यहाँ पे बात इकोनॉमी की हो रही है। तो ऑप्शन बी इज स्ट्रेट वे रूल्ड आउट। अब हमें करना है कि बिगिनिंग कहाँ से होगी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आर दी बिगिनिंग पार्ट। तो एंड एक्ट जुडिशियली, कौन एक्ट करेगा? लीडर्स इन द गवर्नमेंट। तो आपके डी के बाद आएगा ए। अब डी के बाद ए कौन से में है? दो ऑप्शंस में है, ए में और सी में। तो बी तो रूल आउट हो गया, बी तो रूल आउट हो गया। अब आपको देखना है कि डी से शुरू होगा या सी से शुरू होगा स्टेटमेंट। द इकोनॉमी अपीयर्स टू बी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपका जो है सपोर्ट कर रहा है सी को। लीडर्स इन गवर्नमेंट आर फेलिंग टू रिकॉग्नाइज द पेसिमिज्म एंड एक्ट जुडिशियली। तो यहां पे हम देखते हैं डी के बाद ए आ जाता है, डी के बाद ए आ जाता है और सी के बाद क्या आएगा? ई। द इकोनॉमी अपीयर्स टू बी इन शेम्बल्स एंड डिस्पाइट द ग्लूमी फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर द लीडर्स इन, क्या है ये वाला ऑप्शन आपके पास सी है, ए इज रूल्ड आउट। वेरी इजी, देखते ही पता लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग में आपको लॉजिक लगाना है। Even at the risk of reducing an appraisal, it strove to make this evident of great writer such as Ishiguro to a trite high school essay while announcing the name that gave its way last year. अब देखिए क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा कोई आदमी इवन एट द रिस्क हो रहा है किसी का नाम अनाउंस करने में। इट स्ट्रोव टू मेक दिस एविडेंट, कोई चीज है जो इसने प्रयास किया है एविडेंट करना, ऑफ अ ग्रेट लीडर। तो यहां पे ग्रेट लीडर का कोई नाम आ रहा है। तो वाइल अनाउंसिंग द नेम ऑफ अ ग्रेट राइटर सच एज इशिगुरो, तो एक साफ लिंक दिखाई दे रहा है आपका ऑप्शन डी के बीच में और ऑप्शन सी के बीच में। तो ऑप्शन डी के बाद सी आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड इज आउट, ऑटोमेटिकली आउट हो गया। अब आपको देखना है कि डी के बाद अगर सी आ रहा है तो डी के बाद सी आपका दो ऑप्शन में नहीं है, ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। तो ए और बी वैसे रूल आउट हो गए, इन दो के बीच में चूज करना। अब आप में जो सिर्फ सी में दिया गया है उसको मैच करके देखना, अगर वो मैच हो रहा है तो झंझटे खत्म है। इसमें मैंने ओड मैन आउट किया नहीं क्योंकि छोटे स्टेटमेंट है, छोटे स्टेटमेंट में ओड मैन आउट अपने आप फिल्टर आउट हो जाता है। अगर अटकता है तो देन नन ऑफ दीज को हम देख सकते हैं। तो डी के बाद सी आ रहा है, while announcing the name of a great writer such as Ishiguro a trite high school essay, it strove to make this evident even the risk of reducing appraisal। अब ऐसे में किसी का नाम आया है, हालांकि ऐसे का जो अप्रेजल है वो रिड्यूस हो सकता था। तो बी दैट कम इट्स वे लास्ट ईयर, तो एक अप्रेजल जो होता है वो ऐसे का नहीं होता, अप्रेजल होता है लोगों का और असेसमेंट होता है ऐसे का। तो यहाँ पे ऐसे के असेसमेंट की अगर हम बात करें तो कहीं असेसमेंट शब्द होता तो ऑप्शन ए आ जाता, तो ऑप्शन ए जो है वो रूल आउट है। यहाँ पे लोगों की बात ही नहीं हो रही, ऐसे की बात हो रही है, दैट केम इट्स वे लास्ट ईयर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी के बाद ई कनेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बड़ा क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसमें छोटे स्टेटमेंट है लेकिन लॉजिक किसी तरफ जा रहा है, अप्रेजल की तरफ और असेसमेंट की तरफ। तो ये हमारा एक ऑप्शन है जो हमें देखना है।
कुछ नोटिफिकेशन आए पीसी पे, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट। 10th जो है आपका ऑप्शन, वो हमें देखना है अब। बट द लॉज डू हैव अ यूटिलिटी वैल्यू, लेकिन कानूनों की एक यूटिलिटी वैल्यू होती है, टू हीट द लाइन बिटवीन रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड superstitious practices, of curbing prevalence of inhuman ritual practices, to eradicate superstitions from society, where mere legislation is not enough। तो अगर हम बात करते हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, ए सी लेजिस्लेशन की बात हो रही है, टू हीट द लाइन बिटवीन रिलीजियस एंड ट्रेडिशन एंड सुपरस्टिशन, तो यहाँ पे ध्यान देना है किस पे, धार्मिक जो परंपराएं हैं और अंधविश्वास की जो प्रैक्टिसेस हैं उस पे, ऑफ कर्बिंग प्रिवेलेंस इन ह्यूमन रिचुअल्स, तो कानून होते हैं इन ह्यूमैनिटी को रोकने के लिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, सी है, ई है, ए है, ये बिल्कुल आपस में तालमेल खाते हुए हैं। अगर कोई ओड मैन आउट होगा तो वो ए या डी में से कोई होगा। और अगर आप टू इरेडिकेट पर्पस बता रहा है फ्रॉम सोसाइटी, अगर ये किसी से कनेक्ट हो रहा है तो हम उसको ध्यान से देखेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि इरेडिकेट करना है सोसाइटी से लेजिस्लेशन के थ्रू, सुपरस्टिशन को सोसाइटी से। तो एक सुपरस्टिशन है वो बुराई है, बुराई से कानून लड़ता है, कानून से लड़ने के इरेडिकेशन के लिए है, वहां तक बात समझ में आ रही है। ध्यान देने की बात लाइन पे सुपरस्टिशन के और ट्रेडिशन के, इसका मतलब उस लाइन को ध्यान दे रहे हैं तो आप सुपरस्टिशन को कहीं ना कहीं जाने अनजाने स्वीकार कर रहे हैं, तो ये थीम से बिल्कुल हटके, तो बी आउट होता है यहाँ पे क्लियरली। तो बी जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन वैसे ही रूल आउट हो जाएगा। बी जिस ऑप्शन में है वो रूल आउट हो रहा है आपके पास ऑप्शन जो आपका जो है बी ऑप्शन, ए में भी दिया है और बी में भी दिया है, ये आउट हो गया अपने आप। बचा आपके पास सी डी ई, ए से शुरू नहीं हो सकता। अब आपको मैच करना है ई डी ए सी को। ई डी सी ए सी अगर आपस में मैच हो जाते हैं तो हम किसको रखेंगे, ऑप्शन डी को रखेंगे, अदरवाइज इसको आउट कर देंगे। बट द लॉज डू हैव द यूटिलिटी वैल्यू, लेकिन कानूनों की अपनी यूटिलिटी वैल्यू होती है, तो यहां से बिगिनिंग नहीं होगा। तो यहां से हम देखते हैं, mere legislation is not enough to eradicate superstitions from society। तो ई के बाद आता है डी, ई के बाद डी फिट हो रहा है कि केवल कानून से काम नहीं चलता सुपरस्टिशन को इरेडिकेट करने के लिए, बट लॉज डू हैव इट्स यूटिलिटी। फिर आएगा एक, लेकिन कानूनों की अपनी यूटिलिटी होती है, to of curbing the prevalence, utility value of curbing the prevalence of inhuman rituals। लेकिन कानून जो है वो रिचुअल्स जो इनह्यूमन है उनको रोक सकते हैं। तो EDAC इज द करेक्ट ऑप्शन। चूंकि हमने बी को पहले ही रूल आउट कर दिया था, तो ऑप्शन डी इज ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। डी तो आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, ये भी रूल आउट हो गया। ये इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन हैं जो हमने अभी देखे। ये थोड़ा लेंदी पेपर है। अब आते हैं हम किस पे, पैसेज पे। तो देखिए, इस लेवल के पेपर को हल करते समय हमें ये देखना होता है कि क्लियरली हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम पिक कर सकते हैं। पैसेज हम तभी पिक करते हैं जब हमारे पास रीडिंग हैबिट्स अच्छी हों और हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। इकोनॉमी से आप पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमी से आपका कुछ आया है, तो उसको आप इजीली कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन देखते हैं। Read the following passage carefully and answer the questions given below it. Certain words are given in bold to help you locate them while answering some of the questions. कुछ questions को कुछ words को bold किया गया है, उनको कुछ questions में आपको आंसर करने में उसमें हेल्प मिलेगी। The effects of worst economic downturn. इकोनॉमिक डाउनटर्न का मतलब रिसेशन है, डाउनवर्ड है, डिक्लाइन है, ऐसा कुछ वर्ड इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे पहले ही जो भी बोल्ड हो उसका आप कॉन्टेक्स्ट में साइड में एक पेपर रखें जिस पे आप डिक्लाइन वर्ड लिख लें यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, आई थिंक IBPS के पेपर में आपको पेपर मिलता है खाली साइड में, उस खाली पेपर को आप यूज करेंगे पहले पैराग्राफ में किस थीम की बात की गई है। तो हम क्विकली पढ़ेंगे। द इफेक्ट ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न since the Great Depression
are forcing changes on state governments and the US economy that could linger for decades. तो यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आया है. ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आया, ग्रेट डिप्रेशन आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, तो वहां पे के आसपास की बातें हैं वो, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद. तो ग्रेट डिप्रेशन की बात हो रही है. उसके बाद पहला जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है उस समय की कुछ बात हो रही है, और जो इकोनॉमी है वो काफी दिन तक घसीटती रहेगी, ऐसा ये कहना चाह रहा है यूएस इकोनॉमी का. बाय वन फेडरल रिजर्व एस्टिमेट, कोई एक फेडरल रिजर्व का एस्टिमेट है, द कंट्री लॉस्ट ऑलमोस्ट एन एंटायर ईयर्स वर्थ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नियरली 14 ट्रिलियन. तो पूरे साल भर की जो एक यूएस की इकोनॉमी है 14 ट्रिलियन, उसके बराबर की वैल्यू यूएस इकोनॉमी खो चुकी है. ड्यूरिंग द रेसेशन फ्रॉम 2017 टू 2019, रेसेशन जो था 2007 और 2009 से, एंड द परसिस्टेंट लॉसेस, परसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यूअस, यहाँ पे जो जारी हैं, ऑफ रेसेशन फोर्स्ड स्टेट्स टू मेक ब्रॉड कट्स इन स्पेंडिंग एंड पब्लिक वर्कफोर्स, और उसकी वजह से वर्कफोर्स में कमी आई है, लॉसेज हुए हैं. फॉर बिजनेसेस द रेसेशन लेड टू चेंजेस इन एक्सपेंशन प्लान चेंज हो गए हैं, वर्कर्स का कॉम्पेंसेशन चेंज हो गया है. फॉर इंडिविजुअल अमेरिकन इट हैज मेंट फ्यूचर पोस्टपोन, इंडिविजुअल अमेरिकन के लिए फ्यूचर पोस्टपोन हो गया है. एज फ्यूअर बाय हाउसेज एंड स्टार्ट फैमिलीज को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, घर नहीं खरीद पा रहे हैं. तो जो पहला पार्ट है रिसेशन की बात हो रही है, कब आया उसकी बात हो रही है, उसके इफेक्ट्स की बात हो रही है 14 ट्रिलियन के. तो आप जब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पहले पैराग्राफ में रिसेशन आया है, कब आया है, क्या क्या इफेक्ट हैं. 5 years आफ्टर द फाइनेंशियल क्रैश द कंट्री इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिकवर, 5 साल बाद अभी भी रिकवरी हो रही है. द आफ्टरमैथ ऑफ रिसेशन देयर वर स्ट्रॉन्ग रिकवरीज, पहला जो आया था ग्रेट डिप्रेशंस, वो जो आया था उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई थी. दैट इज नॉट ट्रू दिस टाइम अराउंड, इस बार ये मामला थोड़ा अलग है. सेड गैरी ब्रेटलेस ने कुछ कहा है. सीनियर फेलो हैं ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन में, फेलो यहाँ पे रिसर्च जो करते हैं उनको कहा जाता है. दिस इज मोर लाइक द पेस गेटिंग आउट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि ग्रेट डिप्रेशन से अगर आप गति निकाल दो तो वैसे कुछ हालात है. तो ग्रेट डिप्रेशन के साथ एनालॉजी है, लेकिन विपरीत एनालॉजी, ये ध्यान रखिएगा. For years, housing served as the backbone of economic growth, as an investment opportunity that propelled generations of Americans into middle class. तो हाउसिंग बैकबोन होता था, जिसमें जो लोग हैं अमेरिकन वो मिडिल क्लास में शामिल हुए गरीबी से निकल के, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी इसमें सबसे ज़्यादा थी. बट द फाइनेंशियल क्राइसिस ब्रस्ट द इकोनॉमिक हाउसिंग बबल एंड डेविस्टेटेड द रियल एस्टेट मार्केट. रियल एस्टेट मार्केट डेविस्टेट हो गया है, लिविंग मिलियंस फेसिंग फोरक्लोजर्स, पहले ही खाते बंद हो रहे हैं. मिलियंस मोर अंडर वाटर, यहाँ पे अंडर वाटर का मोर अंडर वाटर इडियमेटिक है, मतलब अभी भी कुछ लोग जो हैं वो समस्या में हैं. एंड जनरली स्ट्रिपिंग अमेरिकन ऑफ ईयर्स ऑफ वर्थ ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ, और जो अमेरिका ने जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ किया है सालों साल तक, उससे उसको स्ट्रिप कर दिया गया है, मतलब वो छीन लिया गया है ऑलमोस्ट. ऐसी परिस्थिति की बात हो रही. तो यहाँ पे भी इफेक्ट ही चल रहे हैं. एंथनी बी सैंडर्स, द प्रोफेसर ऑफ रियल एस्टेट फाइनेंस एट जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी, ये सैंडर्स महोदय हैं जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा है इवन द नेसेंट हाउसिंग रिकवरी कांट एस्केप द इफेक्ट ऑफ रिसेशन. अभी जो हाउसिंग रिकवरी हुई है नई वो भी इस रिसेशन के प्रभाव से बच नहीं पाएगी. होम वैल्यूज हैव बीन रिबाउंडेड, घरों की कीमत जो है वो रिबाउंड हो गई है, वापस बढ़ गई है. ही सेड बट द फैक्टर्स ड्राइविंग द रिकवरी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ड्रोव द ग्रोथ इन द मार्केट इन 90s एंड 2000. लेकिन जो फैक्टर जो है रिकवरी को जो ड्राइव कर रहे हैं वो 2000 के और 90 के दशक से बिल्कुल अलग हैं. यहाँ पे एक तो ध्यान रखिएगा, जो देन है इसके जगह फ्रॉम कर लीजिएगा. कई बार एग्जाम के पेपर्स में भी मिसप्रिंट आ जाता है, या टाइपिंग के समय होता है पुराने पेपर्स में, आई डोंट नो, बट दिस इज डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, ये ध्यान रखिएगा. Sanders said that more than half of recent home purchases have been made in cash. अब क्या हो रहा है, पहले 90 और 2000 में जो रिकवरी थी उस समय, जो मुझे मेरा नॉलेज कहता है, वो थी श्रीमान क्रेडिट रिकवरी. वहां पे हाउसिंग क्रेडिट का बड़ा बोलबाला था. अब क्या घर कैश में खरीदे जा रहे हैं, विच सिग्नल्स इन्वेस्टर्स हेज फंड्स आर
टेकिंग एडवांटेज ऑफ चीप प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है कि जो हेज फंड जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी थी रिस्क को कम करने के लिए, वो बाई सेल कर रहे हैं, वो कैश में कर रहे हैं। दैट कुड फ्रीज आउट एवरेज बायर्स। जो एवरेज बायर्स हैं उनको फ्रीज आउट कर सकता है। एवरेज बायर तो लोन लेके खरीदेगा, कैश में तो अमीर खरीदता है। एंड ऑल्सो मीन लिटिल रियल इकोनॉमिक ग्रोथ अंडरपिन्स दोज सेल्स। इसका मतलब ये है कि जो वास्तविक जो ग्रोथ है, जो मिडिल क्लास की ग्रोथ है, वो नहीं हो रही यहाँ पे। Those effects are clear in home ownership rate. Home ownership rates में भी ये झलकता है, which continues to decline. Second quarter में US में home ownership rate was 65.1 according to the Census Bureau data and the lowest since 1995. 1995 से लेके ये lowest है। मिड 2000 तक आते आते 2000s it topped 69%. Mid 2000s में it was 69%, almost 70%, capping a steady pace of growth that began in 1990s recession. 1990 में भी एक छोटा रिसेशन आया था, फिर रिकवरी हुई थी, तो उसके बाद 2000 के मिड तक मैक्सिमम जो ओनरशिप बढ़ी वो 70%, 69% तक बढ़ी, और वहाँ पे आके कैपिंग हो गई, वहाँ तक आके रुक गई। रिवर्सिंग दैट विल बी अ चैलेंज। उसको रिवर्स करना थोड़ा चुनौती। अब देखो थोड़ी थीम चेंज हो रही है। अब यहाँ तक इफेक्ट हो रहे थे। इफेक्ट क्या हो रहे थे कि जो रिकवरी है वो वैसी नहीं है जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद थी। हाउसिंग की रिकवरी भी वैसे नहीं हो रही। लोग घर खरीद रहे हैं लेकिन कैश में खरीद रहे हैं। इसका मतलब हेज फंड ओनर्स कुछ कर रहे हैं वहाँ पे, मिडिल क्लास कुछ नहीं कर रहा। कैश में हो रहा है खरीदारी, इसका मतलब जो एवरेज बायर है वो नहीं खरीद रहा। क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही मार्केट में, जो क्रेडिट मार्केट है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। इसका एक चुनौती रहेगा इन पार्ट में, बिकॉज क्रेडिट हैज टाइटन्ड। जो उधार में पैसा मिलता था वो थोड़ा महंगा हो गया है, एंड लेंडिंग रूल्स हैव बीन टफन्ड इन एफर्ट टू अवॉइड द मिस्टेक्स इन्फ्लेटेड द हाउसिंग बबल इन द फर्स्ट प्लेस। जो यूएस में आई थी वो हाउसिंग लोन जो बहुत सस्ता होने की वजह से आई थी, इसकी वजह से कह रहा है कि थोड़ा लोन महंगा हो गया है। क्रेडिट एक्सपेंडेड नाउ कॉन्ट्रैक्टेड। जो क्रेडिट पहले एक्सपेंड हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट संकुचित हो गया है। इट इज नॉट गोइंग टू बी टाइट लाइक दिस एज फार एज आई कैन सी, सेंडर साइड। तो जहां तक देख पा रहे हैं ये, जहां तक देख पा रहे हैं इट इज गोइंग टू बी टाइट लाइक दिस, ये इतना ही कठोर रहने वाला है। मतलब ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में कम से कम, जहां तक आंखें देख पा रही हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये टाइट रहेगा आगे आने वाले टाइम में, सेंडर्स ने कहा है। सो वी सो डिस्ट्रॉयड सो मेनी हाउस होल्ड्स। इस तरीके से हमने बहुत घरों को बर्बाद कर दिया है। When bubble burst, जब बबल ब्रस्ट हुआ, there is just not ground swell to fill the domain again. इस डोमेन को वापस उठाने के लिए ग्राउंड स्वेल हम नहीं कर पा रहे हैं। Some are skeptical, कुछ लोगों को संदेह है that the tight credit market, जो टाइट क्रेडिट मार्केट है, and new efforts to regulate the financial market, और जो नए प्रयास हैं फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने के, like Dodd-Frank law will prove lasting. वो जो हैं डेड फ्रैंक लॉ की तरह जो हैं, वो ऐसे जो हैं वो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए वो थोड़े लंबे चलेंगे। Americans have been often responded with calls of regulation after financial sector driven crisis and accusations of mismanagement, according to Brookings Butler, ब्रूकिंग यूनिवर्सिटी की जो ब्रटलेस हैं उनके अकॉर्डिंग, बट इवेंचुअली दोज फायर्स कूल डाउन। तो क्या होता है, पहले जैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर में कोई क्राइसिस आती है मिसमैनेजमेंट की, तो लोग चिल्लाते हैं, धीरे धीरे इमोशंस जो होते हैं वो कूल डाउन होते हैं। ही सेड इट इज नॉट एज दो दिस मेमोरी ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग स्टिक्स विद अस लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि जो कुछ गड़बड़ हो सकती है उसके मेमोरीज हमारे साथ लंबी चलती हैं। दैट कैन बी सीन इन द इंटेंस एफर्ट टू वाटर डाउन डॉड-फ्रैंक्स रेगुलेशंस। अब जो है वो एक नया, अब थोड़ा थीम में ये कह रहा है, बदलाव ये आया है कि डॉड-फ्रैंक का जो लॉ है उसको थोड़ा वाटर डाउन किया जा रहा है। तो पहले क्या कह रहा है बिगिनिंग में कि भैया रिकवरी स्लो है, रिसेशन के बाद हुई थी वैसे नहीं हो रही है, वो पता लग रहा है। बहुत से फैक्टर हैं जो पुराने जो नहीं है वैसे अलग हैं, लेकिन हाउसिंग जो है वो कैश में खरीदा जा रहा है। जहाँ पे हाउसिंग ओनरशिप मिड 19 तक वो 67% आ गई थी, वो गिर गई है। काफ़ी चीज़ें बात हो रही हैं। कारण क्या है, क्रेडिट महंगा हो गया है। किसकी वजह से? डेड फ्रैंक लॉ की वजह से। अब कह रहा धीरे धीरे मांग उठ रही है कि इसको थोड़ा, चूँकि पहले लोग गुस्से में थे इसलिए लॉ थोड़ा कठोर था, मेमोरी ज़्यादा लंबी चलती नहीं है, इसलिए उसके जो प्रोविजंस हैं उसको थोड़ा नरम करने की कोशिश कर रहे हैं।
Federal regulators have already made moves to relax requirements for some potential homeowners who were victims of recent housing crisis. जो recent housing crisis के जो victims थे उनकी की वजह से even those steps and unlikely to return to easy credit might not fuel a full housing recovery without economic growth to back it up. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है तो क्रेडिट को भी रिलैक्स कर दिया तो हाउसिंग वापस बाउंस करने वाला है नहीं, उसमें ग्रोथ होने वाली है नहीं. पूरी लाइनों में यही कह रहा है मोटा मोटी. एज सैंडर्स रेफरिंग टू ग्रोथ इन लो वेज एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट. अब वो कह रहा है चूंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए दिखाई नहीं दे रही कि लो वेज और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है. रेगुलर एम्प्लॉय बढ़ेगा तो लोग क्रेडिट लेंगे, तो लोग घर खरीदेंगे. एट दोज वेजेस इट इज टफ टू स्क्रैम्बल टुगेदर डाउन पेमेंट्स एंड मॉर्टगेजेस. तो उस तरह के जो वेजेस मिल रहे हैं, जो सैलरीज मिल रही हैं, जो लोगों को भत्ते मिल रहे हैं, उनको इकट्ठा करके डाउन पेमेंट या मॉर्टगेज नहीं खरीदा जा सकता. टर्मोइल इन द हाउसिंग मार्केट हैज़ ऑलरेडी रीशेप्ड द मेकअप ऑफ हाउस होल्डनेस, और उसकी वजह से जो हाउस होल्ड जो हैं उसमें बड़ा परिवर्तन आया है लोगों के रहने सहने में और लोगों के जीने के तरीके में. Home ownership rate among people with children under 18 fell sharply during recession. और ऐसे लोगों के होम ओनर्स की में कमी आई जिनके 18 साल से छोटे बच्चे हैं, डिक्लाइनिंग 15% बिटवीन 2005 एंड 2011. और ऐसे होम ओनर की संख्या 15% घट गई है 2015 से 21 तक, अकॉर्डिंग टू सेंसस ब्यूरो डेटा. सेंसस ब्यूरो डेटा की अगर हम बात करें, इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में इट वॉज फार वर्स, कुछ राज्यों में तो ये बहुत बुरी हालत है. फॉर मिशिगन द डिक्लाइन ऑफ होम ओनरशिप वॉज 23%. एरिजोना, कैलिफोर्निया में इट वॉज 22%. एवरेज तो 15% है नेशन में, कुछ राज्यों में 22-23% भी है. लैकलस्टर जॉब ग्रोथ, बहुत धीमी जॉब ग्रोथ है, हैज आउटलिव्ड द डाउनटर्न. डाउनटर्न तो धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन जॉब ग्रोथ उसकी भी पार जा रही है. अ स्टडी बाय इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट शोड for the workers when adjusted for inflation grew 1.5%. दो वेजेस हैं, केवल अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखें तो 1.5% बढ़ा है साल का. बिटवीन 2000 एंड 2007, 7 सालों तक केवल 1.5% सैलरी बढ़ना is tough. But the last 5 years wiped out even those modest gain. लेकिन पिछले 5 सालों ने जो थोड़े बहुत modest gain हुए थे उसको भी wipe out कर दिया है. The study found wages declined for the bottom 70% of the workers since the recession began. और जो bottom के 70%, मतलब नीचे का जो 70% का तबका है वर्कर्स का, उसके वेजेज जो हैं वो बहुत गिरे हैं. However, some areas have been seen manufacturing jobs climb back from recovery lows. कुछ सेक्टर्स हैं उसमें दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ी विपरीत बात कर रहा है कि कुछ में हुआ है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जॉब है. एनर्जी सेक्टर हैज़ बीन अ बून फॉर सम मिड वेस्टर्न स्टेट्स, और मिड वेस्टर्न स्टेट्स हैं उसके लिए एनर्जी सेक्टर जो रिकवर हुआ है वो अच्छा साबित हुआ है. वन होपफुल साइन फॉर वर्कर्स इज द शिफ्ट अवे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इन टिपिकली लो वेज साउथ बैक टुवर्ड्स टू रस्ट बेल्ट स्टेट्स, रिवर्सिंग अ मूवमेंट दैट वाज टेकिंग होल्ड बिफोर डाउनटर्न. तो ये अलग अलग भागों की बात कर रहा है राज्यों की. तो जो लो वेजेज वाला साउथ का जो एरिया है वो वापस धीरे धीरे किसकी तरफ मूवमेंट को रिवर्स करके आ रहा है डाउनटर्न के बाद. द ट्रेंड इज डॉक्यूमेंटेड इन 2012 रिपोर्ट फ्रॉम ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट्स लोकेटिंग अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग. तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग के जो डेटा है उसमें इस चीज़ को हम देख सकते हैं. ट्रेंड इन जियोग्राफी ऑफ प्रोडक्शन, जो ट्रेंड है जियोग्राफी ऑफ प्रोडक्शन में वो भी शिफ्ट हुआ है. 2000 एंड 2010 बोथ द मिडवेस्ट एंड साउथ लॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स. मिडवेस्ट और साउथ में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में जो है वो लॉस हुआ है एट अबाउट नेशनल रेट ऑफ 34%. यानी इस एरियाज में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत ज़बरदस्त स्लो डाउन है. The Midwest has nearly half of manufacturing jobs gained in 2010, almost double the increase in South. Midwest जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में गेन देख चुका है 10 में, ऑलमोस्ट डबल द इंक्रीज इन द साउथ. जो साउथ में जो हुआ है उससे डबल इंक्रीज हुआ है.
फॉर मिशिगन ग्रोथ वाज 19%, मिशिगन के लिए 19% थी, इंडियाना के लिए 12%, अलग अलग स्टेट्स के लिए दे रखा है डेटा। तो कहने का अर्थ है कि कुछ राज्यों में जो जो ग्रोथ है, जो लॉस है, वो अलग अलग है, उसके अलग अलग परसेंटेज हैं। इवन विद द ग्रोथ देर आर केविएट्स, उसकी भी कुछ शर्तें हैं भैया, उसमें भी कुछ राइडर्स हैं। ऑटो वर्कर्स यूनियन हैव सीडेड ग्रोथ विद कंपनीज ऑन वेजेज एंड बेनिफिट्स, for example allowing new hires to work for lower pay and fewer benefits than those who have held their jobs longer। जो ऑटोमेकर की जो यूनियन है, उसने भी जो है वो अपनी ज़मीन को छोड़ी है। जो कंपनी के वेजेज एंड बेनिफिट हैं, वो उन लोगों के लिए कम हुए हैं जो लंबे समय से काम करते हुए आ रहे हैं। नए वर्कर्स को लोअर वेजेस पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स स्टबर्नली हाई, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है इन सम स्टेट्स। जॉब्स क्रिएटेड हैव लीन्ड हेविली टुवर्ड्स पार्ट टाइम एंड लो पे वर्क, जो जॉब्स हैं वो लो पे वर्क की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। स्टडी फ्रॉम द सैन फ्रांसिस्को फेडरल रिजर्व फाउंड प्रोपोर्शन ऑफ यूएस जॉब्स दैट आर पार्ट टाइम इज हाई, कि जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो ज़्यादा हाई हैं। एज मैनी ऑफ द जॉब्स लॉस ड्यूरिंग रिसेशन हैव नॉट रिटर्न्ड, तो उस लेवल पे नहीं आया है जो जॉब लॉस हुए थे। ये बहुत ही गंदी तरह का पैसेज है। कोशिश ये करें अगर इतना लेंदी पैसेज आ जाए तो उसको छोड़ने में ही भलाई है। उन एरियाज को ध्यान से देखें जो इजी हैं करने में। तो ये अगर इस टाइप का पेपर आता है तो बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स को। तो हम शुरुआत करते हैं 11th। वाई हैव बीन एम्प्लॉयर्स प्रेफरिंग पार्ट टाइम जॉब्स टू रेगुलर फुल टाइम जॉब सिंस द डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमी। लास्ट के पेसेज में हमने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। द डाउनसाइड डेट क्रिटेल्ड ओवर ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसका डेट कारण नहीं है, वेजेस कारण है। तो ऑप्शन ए डाउटफुल है। सम मोर नंबर ऑफ जॉब्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम सिंगल जॉब, ये है कि एक जॉब की कीमत में कई जॉब्स दिए जा सकते हैं वेजेस कम करके। बिकॉज लॉट्स ऑफ जॉब लॉस ड्यूरिंग द रिसेशन हैव नॉट रिटर्न्ड येट, ये दोनों पार्ट जो हैं पार्ट आया था, इसलिए ऑप्शन हम किसको चूज करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन सी को चूज करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड। अगला है आपका 12th। होम ओनरशिप हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज द सिंस द इकोनॉमिक डाउनटर्न, होम ग्रोथ जो ओनरशिप है वो बहुत तेजी से गिरी है। क्या कारण है, एक्सप्लेन। बिकॉज ऑफ द चेंजेस मेड इन क्रेडिट लॉज, एक कारण हो सकता है क्रेडिट रेट था। ड्यू टू द सडन शिफ्ट इन नेचर ऑफ फेडरल टुवर्ड्स मिडिल क्लास अमेरिकन, ऐसा तो नहीं है। ड्यू टू सडन शिफ्ट इन नेचर ऑफ फेडरल लॉज टुवर्ड्स द मिडिल क्लास अमेरिकन, ऐसा तो इसमें बी वाला ऑप्शन, तो हम मिडिल क्लास को टारगेट करके स्पेशली कुछ करने की कहीं बात हो नहीं रही है। ड्यू टू सडन लॉस इनकर्ड इन द रियल स्टेट बिजनेस ऑफ नंबर ऑफ पीपल, बिकॉज मोस्ट पीपल आर मेकिंग बैड ब्रॉड कट्स इन देयर स्पेंडिंग, ऑब्वियसली अपने कट्स में स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसलिए हाउसिंग में आपको वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एक भी नॉट ट्रू हो सकता है, यानी कि आप नॉट ट्रू इज इक्वल टू था फॉल्स, कौन सा गलत है ये देखना है। नॉट ट्रू को फॉल्स पहले कर लें ताकि ट्रू फॉल्स समझ में आ जाए, ये नियम होता है बैंकिंग के पेपर का। फेडरल्स आर टाइटनिंग द लेंडिंग रूल्स टू अवॉइड मिस्टेक्स विच इन्फ्लेटेड हाउसिंग बबल लेटली, ये तो ट्रू है, नॉट ट्रू कैटेगरी में तो आएगा नहीं, क्योंकि बबल की वजह से मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए रूल्स में टाइटनिंग हुई है। द यूएस इकोनॉमी कुड लिंगर फॉर डेकेड्स ड्यू टू फॉर दिस इकोनॉमिक रिसेशन, पहला पैराग्राफ पहली दूसरी तीसरी लाइन में था, ऐसा है, ये भी ट्रू है। और अब आपका आता है ऑप्शन सी। देयर हैज बीन स्टीप इंक्रीज इन लो पे वर्क टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए स्लोली बट स्टेडीली, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। वेजेस जरूर लो हुए हैं, स्टीप इंक्रीज जो है वो लो पे वर्क में हुआ है, लेकिन दूसरा जो पार्ट है वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए नहीं है।
तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इवन आफ्टर डेकेड्स ऑफ फाइनेंशियल क्रैश द कंट्री इज स्टिल स्ट्रगलिंग, ये भी ट्रू है। तो हम सी को देखेंगे। सी में उल्टा कह रहा है, लो वेजेस जॉब में ग्रोथ में इनकम हुई है क्योंकि इंडस्ट्री स्लो है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए नहीं हुई है। तो ऑप्शन सी इज अनट्रू। 14. Which of the following is the most suitable title for the पैसेज? तो आपका 14 जो है आपका ऑप्शन उसका है द इकोनॉमिक डाउनटर्न, द इकोनॉमिक पैरालिसिस, दोनों क्लोज हैं। द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस इम्पैक्ट स्टिल हर्टिंग स्टेट्स, हर्ट की बात हो रही है लंबे। द अपसर्ज इन अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी भी नहीं। डिक्लाइनिंग इकोनॉमी, इंडियंस की आदत होती है वो बेरोजगारी को बड़ा दिल से लगा के रखते हैं, तो ऑप्शन डी टिक कर सकते हैं, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। प्लीज ध्यान दें, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और उसका जो इम्पैक्ट है उसकी बात हो रही है, क्योंकि पूरे में प्रभावों की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15th, how according to the passage plunge in the economy devastated the life of average American? It has led to the huge loss of revenues amounting to 14 trillion. बहुत ज्यादा इसमें क्या हुआ है, रेवेन्यू लॉस हुआ है, लगभग 14 ट्रिलियन का। ट्रू है भैया। ड्यू टू डिग्रेडिंग इकोनॉमी देयर हैज बीन अ वॉल्यूमिनस कट इन स्पेंडिंग, स्पेंडिंग में कट हुआ है वॉल्यूमिनस, इसकी ऐसी कोई ज्यादा विशेष बात नहीं हुई। इट हैज लेड टू अ वाइड स्केल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल बाइंग होम्स, ये बिल्कुल ही उल्टी बात कर रहा है। इकोनॉमी डेवेस्टेट होने से एवरेज अमेरिकन की जिंदगी पे क्या असर पड़ा है वो हमें देखना है। तो ड्यू टू, पहला तो क्लियर है कि 14 ट्रिलियन एक साल की जो ग्रोथ है इकोनॉमिक वो वाइप आउट हो गई। दूसरा जो ड्यू टू डिग्रेडिंग इकोनॉमी देयर हैज बीन अ वॉल्यूमिनस कट इन स्पेंडिंग, स्पेंडिंग में तो हुई है कट, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ए एंड बी दोनों हैं। सी तो बिल्कुल विपरीत बात कह रहा है। 16. What can be cited as the prime cause of economic slump? प्राइमरी कॉज क्या इकोनॉमिक स्लम्प का? चेंजेस इन एक्सपेंशन प्लान एंड वर्कर्स कंपेंसेशन। कॉम्पेंसेशन प्लान में और वर्कर्स के कॉम्पेंसेशन में इकोनॉमिक स्लम्प आया है। द एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट विच हैज अपहेल्ड द इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 2. The tight credit market which has resulted in the decline of real estate business. This is straightway लिखा हुआ है, सीधा सीधा मैच कर रहा है। 17 डायरेक्शन है, चूज द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ग्रुप एंड वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। आपको सिमिलर मीनिंग देखना है। डाउनटर्न आया था, डाउनटर्न पहला है ऑपरोज। ऑपरेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत ही बैक ब्रेकिंग, हेलेसियस, जिसमें बहुत ज़्यादा कठोर मेहनत लगती हो। एओनियन, एओन अनंत काल तक जो जारी रहे, अनलिमिटेड, अनंत काल तक, नेवर एंडिंग इज एओनियन, तो ये उसकी बात नहीं। तो डाउनटर्न तो क्या होता है, गिरावट है। डिसेंट इसका सिनोनिम है। अबेटमेंट जो है वो उकसाव होता है, इसलिए प्रोक्योरमेंट इज Now this is interesting. सिनोनिम ही देखना है ना। हाँ, तो डिसेंट आ जाएगा ना। प्रोक्योरमेंट तो बिल्कुल ही विपरीत, मतलब बिल्कुल ही कोई इनसे वर्ड से कनेक्शन ही नहीं है, एओनियन का भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो डिसेंट जो है वो गिरावट होती है, तो डाउनटर्न गिरावट है। परसिस्टेंट होता है लगातार, तो मर्सीफुल का परसिस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। टेनेसियस, यस ऑफ कोर्स क्लोज है। इंटरमिटेंट रुक रुक के चलता है, परसिस्टेंट नहीं होता। रिलेंटिंग जो रुक जाए। यील्डिंग जो हाथ खड़े कर दे, मींस ओनली टेनेसियस इज द ऑप्शन। टेनेशिएशन होता है जो परसिस्टेंट होता है, लगा रहता है, कायम रहता है। इसमें 19 to 20 में कह रहा है विपरीत चुनना है। फोरक्लोजर, फोरक्लोजर जो पहले ही बंद कर दो आप, प्रीक्लूडेड होता है, लीगलाइज है, डिप्राइव है, परमिशन है, प्रिवेंट है, ये तो तीनों ही जो हैं वो रोकथाम है। ओनली परमिशन। फोरक्लोजर जो होता है पहले बंद कर देना, परमिट कर देना मतलब लागू कर देना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्केप्टिकल डाउटफुल होता है, जो संदेही होता है। सिनिकल इसका सिनोनिम है। डाउटेड इसका सिनोनिम है।
डूबियस संदेहास्पद होता है, तो ओनली ऑप्शन है वो या तो कन्विंस्ड होगा या डिसेंटिंग होगा। डिसेंटिंग में होता है जो विरोध करता है, तो कन्विंसिंग इज दी ओनली ऑप्शन। जो डाउटफुल होता है उसको कन्विंसिंग इज दी, या कन्विंस्ड जो होता है वो उल्टा ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वो कैप जो है वो बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं आती, इसमें 4 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा जो आगे पीछे की 2-4 लाइनें पढ़ के, अगर पैसेज लेंदी है जैसे इसमें है, तो ये 4 क्वेश्चन आप हिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ क्वेश्चन देगा तो पैसेज स्मॉल देगा, वो चाहता है कि कुछ क्वेश्चन आप करें। तो ऐसे जो में आप 4 क्वेश्चन ये पकड़ के 2 मिनट में कर सकते हैं, खत्म हुई बात, नजर में से निकाल के। 21 to 23, which of the following phrases 1, 2, 3 given the each sentence should replace the phrase printed in bold letters to the make sentence grammatically correct? 3 ऑप्शन है, उनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए ग्रामर, यूसेज, ये ग्रामर पे सीधे सीधे निर्भर रहेंगे कहीं ना कहीं। चूज द बेस्ट ऑप्शन अमंग द 5 गिवन ऑल्टरनेटिव्स दैट रिफ्लेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ फ्रेजेस इन द context of grammatically correct sentence. If the sentence is correct, it is marked correct. No correction required is E as the answer. चलिए देखते हैं। Southwest Asian countries today are far more integrated than they have ever been in the modern history of region. तो साउथ ईस्ट एशिया की जो इकोनॉमीज हैं वो ज़्यादा इंटीग्रेटेड है जो मॉडर्न हिस्ट्री है इस रीजन की, बट आसियान हैज सम वे टू गो बिफोर इट कैन कॉल इटसेल्फ अ रियल कम्युनिटी। लेकिन आसियान को अपने आप को रियल कम्युनिटी दर्शाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है। तो 22 में आपको ये देखना है, तो ऑप्शन देखना है आपको, बट आसियान हैज समथिंग टू डू बिफोर, ASEAN has some place to go, option 2, sorry, option C है, while ASEAN has to go some other way, तो I think contrast दर्शा रहा है, कोई इसमें ग्रामेटिकली कोई ऑप्शन नहीं है, ASEAN सिंगुलर है जिसका वर्ब है, सम वे टू गो, कुछ और रास्ता इसको तय करना है, विपरीत भाव दर्शा रहा है कम्युनिटी कहने से अपने आप को, ऑप्शन डी। यहाँ पे जो ऑप्शन अगर हम देखते हैं इसके 1, 2, 3, वो भी कोई ज़्यादा प्लॉजिबल ऑप्शन नहीं है, कन्विंसिंग ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ई आ जाएगा करेक्ट आंसर के तौर पे। अगला है आपका, The success of Mithali's squad has generated in the women's game in India immense interest in, I think, fresh interest equivalent यहाँ पे है generated, वो जो पीछे जो था ना fresh interest, तो उसको रख के पढ़ना पड़ेगा, fresh interest generated in, ऐसे हमें इस सेंटेंस को पढ़ना है। तो द सक्सेस ऑफ मिथाली स्क्वाड हैज जनरेटेड फ्रेश इंटरेस्ट इन विमेंस गेम इन इंडिया, विमेंस की गेम में, एंड एज, आप देखिए श्रीमान, एक तो यहाँ पे बहुत क्लियर है, ये क्वेश्चन बड़ा ही चतुराई से डिजाइन किया गया है, एंड और एज 2 कंजंक्शन लगाए गए हैं। एक चीज तो ध्यान रखना, एंड कंजंक्शन ऑलरेडी आ गया तो कंजंक्शन की गुंजाइश खत्म हो जाती है, तो एज वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो या तो होगा कि कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें कोई प्रीपोजिशन हो या कोई स्टेटमेंट हो, एंड बिसाइड्स वेरियस गुडीज बीइंग डैंगल्ड, many are calling for a female of the IPL, कि हालांकि बहुत सी फ्रेश उनको क्या है गुडीज, उनको सुविधाएं उनके सामने लहराई जा रही कि ये ले लो वो ले लो, बट क्या है ज़्यादा एक महिलाओं के लिए IPL की मांग भी बार बार उठ रही है, तो ये बात कह रहा है। तो के बावजूद कुछ ऐसा दिखाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसा कुछ दिखाएगा, तो बिसाइड्स वेरियस गुडीज बीइंग डैंगल्ड, ऑप्शन ए प्लॉजिबल है, तो ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन बी क्या कहता है देखते हैं आगे, ऑप्शन बी है वेरियस गुडीज आर बीइंग डैंगल्ड
एंड वेरियस गुडीज, तो वहां पे एंड से जुड़ा है, सेंटेंस सीक्वेंस में आ रहा है, तो ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट। आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट 23rd में। 22 में बिसाइड्स वेरियस गुडीज आर बीइंग डैंगल्ड, ऑप्शन 1 को हम चेक कर लेते हैं एक बार, ए करेक्ट है। वेरियस गुडीज आर बीइंग डैंगल्ड, ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। अपार्ट फ्रॉम वेरियस गुडीज बीइंग डैंगल्ड, पार्ट 3 भी है, पार्ट 3 भी वही बात कह रहा है, तो उसमें ऑप्शन सी आएगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो क्योंकि यहां पे क्या है, एंड आया है, तो यहां पे इस टुकड़े को जोड़ने के लिए, अब चूंकि विपरीत बात कह रहा है आगे के स्टेटमेंट में, तो एंड तो समकक्ष को जोड़ता है, इसलिए नहीं आएगा। लेकिन एंड के बाद अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड से दर्शाते हैं जो विपरीत बात के अलावा ऐसा अर्थ देते हैं, इसलिए 2 पार्ट फिट होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 23rd में। अगला आता है, सॉरी 22 में, 23 जो है वो क्या कह रहा है देखते हैं। एवरी ओपन हाउस वी हेल्ड सिंस 2013, ओपन हाउस कहते हैं डिबेट्स के लिए स्पेस रखना, डिबेट्स के लिए स्पेस रखने की बात हो रही है। So every open house we held since 2013 reaffirmed our belief that there is a need for human intervention, कि मनुष्य के दखल की जरूरत है, to retain its trust and credibility over the age of anonymous communication, ताकि हम रिटेन कर पाए इसका ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ओवर द एज ऑफ एनोनिमस कम्युनिकेशन। टू रिटेन ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, इट्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, इट्स पे मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि पहले किसी चीज का रेफरेंस दिया होता तो इट्स हम प्रयोग करते, तो ये प्रोनाउन एक जगह कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ेगा। टू रिटेन द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन दिस एज ऑफ, टू रिटेनिंग ये तो नहीं होगा, टू रिटेन ही होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर रिटेंशन ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, नो, ये भी नहीं होगा। इसका मैं कारण दिखाता हूं आपको, थर्ड भी, क्योंकि इंटरवेंशन टू डू समथिंग होता है, तो इंटरवेंशन फॉर नहीं होता। ठीक है सरकार, तो यहां पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउ इट इज एक्सेसिबल फॉर अ मल्टी एडिशन न्यूज़पेपर टू प्रोड्यूस कंप्लीटली डिफरेंट न्यूज़पेपर्स फॉर वेरियस सोसाइटीज, वेरियस सोसाइटीज है, ये मिसप्रिंट है, फॉर वेरियस सोसाइटीज पढ़ना है इसको। हाउ इट इज पॉसिबल, तो एक तो ये पार्ट को अगर हम देखेंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल होना चाहिए था, या इट इज पॉसिबल फॉर अ मल्टी, ये भी नहीं होगा, डज इट पॉसिबल भी नहीं होगा, इज इट पॉसिबल हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ऑप्शन 3 ओनली, तो पार्ट सी इज करेक्ट। बहुत सिंपल था। द हर्मिट किंगडम इज इंक्रीजिंगली आइसोलेटिंग इटसेल्फ बिकॉज ऑफ, आइसोलेट इटसेल्फ, नो 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 नो, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर एम्बिशंस दैट थ्रेटन्स इट्स नेबरहुड एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। नहीं नहीं, वो अपने आप को आइसोलेट जो है वो न्यूक्लियर एम्बिशन के लिए नहीं, वो वहाँ का निज़ाम ऐसा ही है। एक तो ये हिस्टोरिकल जानकारी है, बट स्टिल यू नो, हर्मिट किंगडम यहाँ पे नॉर्थ कोरिया को कहा गया है। द हर्मिट किंगडम इज इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइसोलेटिंग देमसेल्व्स नहीं होगा, आइसोलेटेड देमसेल्व्स भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नो करेक्शन रिक्वायर्ड इज नॉट the option, 25th में option A is correct. 26th, pointing out the benefits of GST within a month of its implementation, Modi said that the goods are being transported much faster
मिस्टर मोदी सेज दैट आना चाहिए. Mr. Modi says that the goods are being transported much faster, highways have become clutter free and pollution levels have gone down. अब चूंकि प्रेजेंट में चलता हुआ आ रहा है तो पॉल्यूशन लेवल्स की है, तो पॉल्यूशन लेवल नीचे चला गया है एंड इंक्रीज्ड द स्पीड. पॉल्यूशन लेवल्स हैव गॉन डाउन एंड हैव इंक्रीज्ड. तो हैव तो कॉमन है दोनों में, तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज रूल्ड आउट, क्योंकि यहाँ पे काम हो गया है, तो ना ही काम दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, तो पैसिव स्ट्रक्चर आने की संभावना ही नहीं है. गोन डाउन या कम डाउन, हैव कम डाउन विद द इंक्रीज्ड स्पीड. अब स्पीड इंक्रीज हुई है, नो डाउट इन दैट. तो स्पीड इंक्रीज हुई है, हाईवे पे अच्छा है. हैव बीन लोवर्ड, नहीं किया नहीं गया, हुआ है अपने आप, तो पैसिव रूल्ड आउट. तो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. 27. इट इज अ प्रोसेस वेयर कंटिन्यूटी एंड चेंज आर इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर. दो ही चीजें, कंटिन्यूटी एंड चेंजेस आर इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज इन गलत आएगा, आर इन कॉन्सोनेंट नहीं होता, कॉन्सोनेंस ही होता है. इज इन भी गलत है, क्योंकि दो चीजों की बात हो रही तो आर ही आएगा. नो करेक्शन रिक्वायर्ड. 27 इज वेरी इजी, सीधा सीधा दिख रहा है. विद साइबर स्पेस गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू मेक टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, द क्वेश्चन देमसेल्व्स आया है, तो कुछ ना कुछ देमसेल्व्स को रेफर करने वाली चीज होनी चाहिए. The question has remained unanswered is whether their voices are heard. खैर, किसी की बात हो रही होगी जिसका रेफरेंस नहीं दी गया, बीच में से सेंटेंस उठाया हुआ है. As cyberspace might be giving, while cyberspace may have given an opportunity. Might भी नहीं, ये तो संदेह है. तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 में although cyberspace has given, तो दोनों ऑप्शन जो हैं, while cyberspace may have given, जब cyberspace ने कुछ किया है, गिव किया है, क्योंकि पहला जो पार्ट है although cyberspace has given, D option is correct. Second and third both are correct. Washing your hands at regular intervals could be more effective method of staying. Method of staying होता है, way of staying healthy and protecting yourself. Washing your hands at the regular intervals is the most effective way of staying. Can be the most effective way of staying. Way of staying तो होगा ही होगा. Only option A is correct. वे ऑफ डूइंग समथिंग होता है, क्योंकि एक तरीका है वॉशिंग योर हैंड्स. तो अगर आप फिक्स प्रीपोजिशन की लिस्ट देंगे तो वे ऑफ डूइंग समथिंग होता है. तो दैट इज द ओनली ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि इसमें अगर ऑप्शंस को देखें, वे टू डू समथिंग या इफेक्ट टू स्टे, बोथ आर इनकरेक्ट ग्रामेटिकली. तो क्या आ जाएगा? मेथड ऑफ स्टेइंग. तो पहला आपका, यहाँ पे मैथ अगर ऑफ होता ना, क्योंकि यहाँ पे वे और मेथड की एक जैसी बात है, तो ये अपने आप में नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाता. लेकिन चूंकि इस टू की वजह से, इस प्रीपोजिशन की वजह से सारा हो सकता है, क्योंकि कुड भी तो आप यूज कर सकते हो, वैसे हो सकता है एक वे बाकी सब वेज में से, तो कुड बी द मोस्ट इफेक्टिव. यहां तक कोई ग्रामेटिकली इनकरेक्शन मुझे दिख नहीं रहा. हो सकता है संभावना जताने के लिए, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए ऐसा सेंटेंस का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये तो कह रहा है कि है ही इफेक्टिव वे है, तो क्या आएगा? ओनली ऑप्शन ए ग्रामेटिकली फिट है, बाकी इनकरेक्ट हैं. हम आगे चलते हैं. 30. Quite a few research institutes are giving in free India, bearing the names of scientists. Quite a few research institutes are growing in free India.
मुक्त भारत में ग्रो कर रहे हैं, बेयरिंग द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, जहां जिन पे साइंटिस्ट का नेम हो, विनिंग रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, मेनली यूरोप, have grown up in grew up in free India, bearing the names of. 30th is very simple. Quite a few research institutions are growing in free India, bearing the names of scientists, winning a recognition of Western countries, mainly Europe. So, no correction required. इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत कम इंस्टीट्यूशन है जो ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, जिसमें साइंटिस्ट का नेम है, जो हालांकि बुक्स में कुछ और ऑप्शन भी आपको दिया हुआ हो सकता है, विच आई एम नॉट कन्विंस्ड, रियली कन्विंस्ड अबाउट, रियली कन्विंस्ड अबाउट। सो ऑप्शन 30 में आपका आएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसके साथ ही आपका ये वाला जो पार्ट है ये समाप्त होता है। आज का टेस्ट पेपर काफ़ी लेंदी पेपर था, बहुत ही थका देने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर का करने का एक ही उपाय है कि आप क्विकली ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढें जो वन लाइनर्स हैं। जैसे इस पेपर को अगर आप मुझे करने के लिए बोलेंगे तो मैं इसमें 2 ही चीज़ों को टारगेट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 21 to 30 ग्रामर पे बेस्ड हैं, ईजी हैं, और या फिर क्वेश्चन नंबर आपका 17 to 20 14 क्वेश्चन में पहले टारगेट करूँगा। फिर मैं देखूँगा कि पैसेज को रीड करके या ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चंस को पे मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अगर इसमें मेरी एक्यूरेसी करेक्ट है तो आई वुड वेंचर इनटू दैट, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। ऐसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। नमस्कार।